सफल वही होता है जो निरंतर प्रयास करता है, कभी हार नहीं मानता। किस्मत के भरोसे बैठने वाले को तैयारी करना ही पड़ेगा। किस्मत के भरोसे कुछ हासिल नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसमें 2 पार्ट कराए जा चुके हैं। आज पार्ट 3 है, बहुत अच्छे 50 सवाल कराए जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। 2-4 सवाल देख लेने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें आज का सवाल। कितना आप सही करते हैं ज़रूर बताइएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो लोग नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें पहला सवाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत अच्छे सवाल हैं और इसका सही जवाब सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? आइए डेट भी दिखा देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूठ में है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है आत्मनो मोक्षार्थ जगदा हिताय च। ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, कभी पूछ भी सकता है, इसलिए ध्यान से सारी बातों को नोट करके बताया गया है। आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत नहीं आए, इसलिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कल 3 वीडियो बनाया, लेकिन किसी में आधे जाने के बाद आवाज़ ही नहीं था, इसलिए आज दोबारा वीडियो बनाया जा रहा है। चौथी बार बना रहा हूँ। इसमें देखिए आवाज़ कैसा जाता है, आपके पास पहुँचाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन का नाम जरूर आता है। अब बार बार सवाल आपको दिखेगा हर तरह के एग्जामों में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए ये रचा गया था खेल, लेकिन बाद में ये रद्द हो गया था और बाद में 1911 में हुआ था विभाजन, जिससे बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग हुए थे बंगाल से। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, बिहार के रहने वालों को। इसलिए डिटेल में दिया गया है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। देख लीजिए, जनता पार्टी 1977 में सरकार बनी थी मोरारजी देसाई द्वारा। उस समय जो है राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी थे, देश के प्रधानमंत्री जनता पार्टी से बने थे। केंद्र में 30 वर्षीय कांग्रेस शासन का अंत हुआ था। इस समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। पूरी बातों को ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। सवाल कहीं से भी बन सकता है और अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं और नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, कुछ तो कहिए। प्रकृति का प्राकृतिक उपग्रह है सूर्य, चंद्रमा, हैली, धूमकेतु और प्लूटो में से पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बहुत बच्चों में ही पढ़ते होंगे ये। इसका सही जवाब है चंद्रमा, इसलिए ये तो सब लोगों को ज्ञात होगा ही। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,365 किलोमीटर है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस आइडियल गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन और नियॉन में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसमें जो है रेडॉन, आर्गन, नियॉन ये तो अक्रिय गैस है, यानी कि आइडियल गैस में भी आते हैं। सिलिकॉन जो है आइडियल गैस नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में आपको दिखा देते हैं कि कौन सा आइडियल गैस होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस और कुछ भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि को आदर्श गैस माना जाता है।
इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और अक्रिय गैस में भी सवाल बार बार बनता है, कौन कौन सी गैसें आती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। बहुत बार सवाल बना है कि इसमें से अक्रिय गैस कौन सी नहीं है। इसमें से आपको पहचानना होगा। अगर आप नाम जानते हैं तो आंसर दे पाएंगे, वरना दीवार ही देखते रह जाएंगे। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? बहुत अच्छा सवाल है। जैव विविधता पर सवाल बार बार बनता ही है, इसलिए इसका सही जवाब है जीव मंडल निश्चय यानी रिजर्व। ध्यान रखिएगा। आइए दिखा देते हैं आपको डिटेल, इसका थोड़ा आपको नॉलेज आ जाए। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण की पर स्थानीय विधि के अंतर्गत संरक्षण स्थल है। ये स्थलीय तथा तटीय परितंत्रों के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के धारणीय उपयोग के साथ उसके संरक्षण हेतु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित होते हैं तथा जहाँ पर स्थित है उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 1968 में हुई बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस से इसका उदय हुआ। स्थापना कब हुआ? 1968 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में घरेलू बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा क्षेत्र भारत में घरेलू बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला इसमें से कौन सा है? इसका सही जवाब है निजी कारपोरेट क्षेत्र घरेलू बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए मिशन इंद्रधनुष शब्द है। आइए दिखा देते हैं डिटेल थोड़ा, कब चालू हुआ। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार की बीमारियां, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा से रोकथाम के टीके लगाने के लिए है। इसलिए ये जो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा उनकी रक्षा करने के लिए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने के मुद्दे से संबंध है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और नयोगा प्रोटोकॉल, कौन सा सम्मेलन हुआ था ओजोन की अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए? इसका सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए दिखाते हैं ये कब हुआ था। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पर भी सवाल बन सकता है क्योंकि इसके जो है द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना के लिए 1944 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध तरीके से फेजिंग आउट करने के लिए अपनाया गया था। 1987 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और बनना भी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पे सवाल बार बार बनता ही है, इसका आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और बार बार आपको दिखेगा। ये देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर और उपहार कर में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कंफ्यूज करने वाला सवाल है क्योंकि उपहार कर को लोग प्रत्यक्ष कर नहीं मानते कितने लोग।
लेकिन इसमें से आय कर, संपत्ति कर और उपहार कर के साथ साथ निगम कर, प्रतिभूति कर सब जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। जबकि उत्पाद कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1 रुपए के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए के सिक्के के अधिक नोटों का निर्गमन कौन करता है? इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। जबकि 1 रुपए के सिक्का जो है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। और 1 रुपए से अधिक रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार सवाल बनता ही है, इसलिए ध्यान से सारी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? ऊपर की ओर से, नीचे की ओर से, केंद्र की ओर से या बाहर की ओर से? बहुत अच्छा सवाल है। चक्रवात देखे होंगे, गांव में शहरों में होता है चक्रवात। इसमें जो है हवा बाहर की ओर से आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति के ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। इसमें जो है बाहर की ओर से दाब बढ़ता जाता है, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। बार बार सवाल बनेगा और बनता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे वीडियो देखिएगा तब आपको कुछ नॉलेज आएगा। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या मुगल वंश में से भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? इसका सही जवाब है गुप्त वंश के शासकों ने। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बना है बीपीएससी में भी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। ये भी सवाल बार बार बना है, जरूर नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इन बातों को जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दिए हुए में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल यहाँ से बार बार बनता ही है, इसलिए आराम से देखिए वीडियो को। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, फिर भी यह मौलिक अधिकार में नहीं है, जरूर नोट कीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित और कठोर में से स्लेट, हीरा और संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको सवाल कराया गया है, इसलिए आंसर जो है नोट करते हुए चलेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, लाइक चैनल को ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। इससे अच्छा सवाल शायद ही कहीं आपको मिले फ्री में। आइए देखिए अगला सवाल। नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? नमकीन जल, समुद्र का पानी नमकीन होता है, सब लोगों को पता होगा। उसमें जो है उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, लिथोफाइट या जीरोफाइट में से क्या कहा जाता है? इसमें से सही जवाब है हैलोफाइट। ज़रूर नोट करते हुए चलें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे एग्ज़ामों में आपको ज़रूर सवाल दिखेंगे यहाँ से, तब आप कहिएगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा था तब सूझ सीख पाया था। जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख के ही चले जाते हैं, वो सिर्फ अपनी किस्मत पे भरोसे बैठे हुए हैं, तुक्का मारने के चक्कर में हैं।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में। इसी के बाद इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी जुड़े थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से सवाल बार बार बनता है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आइए डिटेल देख लीजिए कायाकल्प क्या है। कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, आरोग्य और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस पुरस्कार के तहत स्वच्छता के मानकों को पूरा करने, आरोग्य संक्रमण नियंत्रण जैसे अनुकरणीय कार्य करने वाले जन स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बना है कोपरनिकस, न्यूटन, पाइथागोरस और जेम्स जी में से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने साबित किया था। ध्यान रखिएगा, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरोटोस्थनीज ने स्थापित किया, अतः इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। एंटीसोल है, एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में से एंटीसोल क्या है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी है ये। एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक में क्या कंजूसी करना, पैसे नहीं लग रहे हैं लाइक बटन दबाने में। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है नौ संचालकों द्वारा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि कौन सा जीव परागणकारी है। परागणकारी जो है इनमें से कौन सा जीव है? मधुमक्खी, तितली भी उड़ती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, मधु निकलता है, सब लोगों को ज्ञात होगा। इसलिए इसमें से एक से ज़्यादा सही जवाब है मधुमक्खी, तितली तो उड़ती ही हैं फूलों पर, परागणकारी वही हुए जीव। पक्षी भी कभी कभी इधर से उधर बीज ले जाती है। इसमें से एक से ज़्यादा ही सही है, इसलिए आंसर जो है ई हुआ। ध्यान से समझिएगा ई क्यों हुआ। आइए देखिए अगला सवाल। प्रतिचक्रवात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि, क्यों कहलाते हैं प्रतिचक्रवात? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है ये चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। शिलोंग घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिलोंग घोषणा पत्र जो है ई शासन से संबंधित है। शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। शिलोंग मेघालय में ई प्रशासन शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस शासन पर शिलोंग घोषणा पत्र को अंगीकार किया गया। ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर करना ही है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्यमान पर, वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसमें से किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान का उल्टू वेग का गुणनफल होता है, इसलिए द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। P बराबर mv, यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा वेग की ही दिशा होती है, इसलिए नोट करते हुए जरूर चलिएगा। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगहीन में से अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। वात भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, किसके लिए वात भट्टी का प्रयोग होता है? या सही जवाब है अपचयन के लिए वात भट्टी का प्रयोग होता है। वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस
एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, वात भट्टी का उपयोग अपचयन के लिए होता है। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। किस कारण से लहसुन में गंध आता है? बहुत अच्छा सवाल है, खाते होंगे लहसुन सब लोग लगभग। इसमें जो है सल्फर यौगिक की बहुलता के कारण गंध आता है। लहसुन में सल्फर बड़ी मात्रा में होता है। जब हम इसे पचाते हैं तो सल्फर खून में शामिल हो जाता है और हमारी सांस की नली, फेफड़ों और मुंह में जमा हो जाता है। नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नेटों पर अलग अलग आंसर दिया हुआ है। कुछ लोग भारत छोड़ो आंदोलन, कुछ लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगा तो आप देख भी सकते हैं आराम से। इसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन में से शामिल थी। ये क्यों शामिल थी आइए डिटेल में आपको दिखाएंगे, तब समझ में आपको आ जाएगा। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों को लेकर बानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। इसलिए मुझे उचित यही आंसर लगा, इसलिए मैंने बता दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। पनीर किसका उदाहरण है? इमल्सन का, जेल का, निलंबन का और फेन का में से पनीर जो है जेल का उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखें जेल क्या है। जेन कोलाइडो में परिक्षेपित प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, उसे जेल कहते हैं। पनीर, जेली, बूट पॉलिश जेल के उदाहरण हैं। पनीर, जेली और बूट पॉलिश जो हैं जेल के उदाहरण हैं। जरूर नोट कर लीजिए। लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? बहुत विवादों में था ये राष्ट्रपति के चुनाव, न्यूज़ों में बहुत छाया था। राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव जो है हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति बनाया गया है। नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में से दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। इसलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कलकत्ता में से मारेंगे, लेकिन इसका जो है मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसलिए ये ज़्यादा बार बार सवाल बनता है, इसलिए नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए सिडबी बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारत की स्वतंत्र एवं वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ये तो ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि स्थापना पे भी सवाल बार बार बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? बहुत बार बताया गया है मेरे द्वारा भी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ज़रूर नोट कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? बहुत बार बताया गया है ये सवाल। इस सवाल का जवाब बच्चों को पता होना चाहिए। जो लोग पटना में रहते हैं, बिहार के हैं, उनको पता होना चाहिए। इसका जवाब उदायीन है। इसलिए ये सवाल तो अब इजी हो जाना चाहिए। आइए देख अगला सवाल। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? उसके पहले ही, उदयन के पहले ही अजातशत्रु ने बचाया था उसको।
पहले ये पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब है वैशाली के बज्जियों के आक्रमण से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल बार बार बनेगा और ये सवाल बहुत नया है, बहुत लोग इसका जवाब नहीं जानते होंगे। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इसलिए नोट कर लीजिएगा। ये देखिए कब की थी, ये भी आ गया। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सवाल आ गया, दो सवाल एक ही में आ गया, इसलिए डेट भी जरूर याद करिएगा। 1891 ईस्वी में किया था। देखिए पूरा लिख दिया गया है, एक ही लाइन में दो सवाल हो गए। अधोर कामिनी देवी ने 1891 में किया था बालिका विद्यालय प्रथम बिहार में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय में से किन जिलों में पाई जाती है? इसमें से जो है एक से ज़्यादा आंसर ही होगा, इसलिए सही जवाब आपका ई हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर इस मिट्टी में धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल होती है। इस मिट्टी का क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में शाहाबाद से लेकर गया, पटना, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक विस्तृत है। से जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अनुसार जो है ई ऑप्शन हो गया। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना नवीन जलोढ़ पहले में ही मार के मत आ जाइएगा। इसलिए नहीं पाई जाती है तो बलधर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। बातों को पर ध्यान दीजिएगा और ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। बलधर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आइए दिखा देते हैं। बलधर मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता रहती है। इस मिट्टी का रंग पीला और लाल होता है। बिहार में यह पश्चिम में कैमूर पठार से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक मिट्टी का संकरण क्षेत्र स्थित है। इसलिए अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर कर ही लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो है छोटा नागपुर के पठार पाई जाती है। डिटेल में देख लीजिए, बहुत अच्छे से लिखा गया है, आप आराम से नोट करते हुए चलिएगा। इसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? अपोढ़ मिट्टी देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ही जलोढ़ मिट्टी को अपोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए नाम अलग अलग है, लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी ही है। इसकी प्रधानता है गंगा का उत्तरी मैदान। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु है? बहुत बार यह सवाल कराया गया है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु 62 वर्ष है। बार बार बताया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा और ये आंसर जो है 62 वर्ष है। बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए अब आपके लिए। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये सवाल भी बहुत बार कराया जा चुका है। इसका सही जवाब है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल को प्रथम विधि अधिकारी होते हैं किसी भी राज्य का, और केंद्र के जो हैं विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं उनको। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए दोनों बातों को आप ज़रूर नोट करते हुए चलेंगे, आपका फ़ायदा होगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य का विधि मंत्री में से राज्यपाल जो है सर्वोच्च होते हैं, तो राज्यपाल ही महाधिवक्ता की शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत नहीं है?
औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, तो श्रमिक अशांति जो है इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार यहाँ से सवाल बनेगा। इसका सही जवाब है यूएसए। आइए डिटेल देख लें कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। बहुत देशों से लिया गया है, लेकिन यूएसए से जो है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बातों को जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। सवाल बार बार बनता ही है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए। चुनाव के बाद जब तक स्पीकर नहीं बनते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है अस्थायी के लिए, इसलिए देख रेख करते हैं। तो 17वीं लोकसभा में कौन बने थे प्रोटेम स्पीकर? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वहीं बिहार विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर बने थे, नाम नहीं जानते हैं, नोट कर लीजिए। जीतन राम मांझी जी को बनाया गया था, इसलिए दोनों को आप नाम ध्यान रखिएगा। लोकसभा में 17वीं लोकसभा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और बिहार विधानसभा में डॉक्टर जीतन राम मांझी जी को बनाया गया था। सवाल बन सकता है और बनेगा। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आखिरी सवाल है और बहुत ही इजी सा सवाल है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। गया शहर बोध गया, बार बार महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जब बताते हैं क्वेश्चन तो उसमें आता है। फल्गु नदी, इसको निरंजना नदी भी कहा जाता था, यहीं जो है बौद्ध को शिक्षा प्राप्त हुआ था। इसलिए ये बहुत इजी सा सवाल है, जो पढ़े हुए हैं। जो पढ़ेंगे नहीं, किस्मत के भरोसे बैठे हैं, उनको तो क्या हासिल होगा खुद समझ सकते हैं आप। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।